नमस्कार। और हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम की है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी के भंडार से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें। बिल्कुल। प्राचीन सिंधु घाटी से शुरू करके 1947 की आजादी तक का सफर देखेंगे कि क्या खास है इन स्रोतों में। तो सिरे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, लगभग 2500 ईसा पूर्व। सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वो है इनकी शहरी योजना। हाँ, कमाल की थी। वो जो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, पक्की ईंटों का इस्तेमाल और वो ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था। और मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ और हड़प्पा के वो बड़े बड़े अन्न भंडार, मतलब वाकई प्रभावशाली। जी हाँ, और एक जरूरी बात जो अक्सर पूछी जाती है, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। अच्छा। हाँ, तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये सब इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा मुख्य स्थल थे और वो गुजरात में लोथल जहाँ डॉकयार्ड मिला है। हाँ, वो तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का सबूत है ना? बिल्कुल। व्यापार काफी फैला हुआ था और खेती तो मुख्य थी ही, गेहूं, जौ ये सब उगाते थे। पूजा की बात करें तो मातृ देवी और पीपल वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। फिर आता है वैदिक काल, करीब 1500 ईसा पूर्व से। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये तो बेसिक है। हाँ। लेकिन इस लंबे दौर में समाज और धर्म में क्या बड़े बदलाव हुए। सिर्फ वेदों के नाम रटना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो शुरू का वैदिक काल है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उसमें समाज काफी हद तक कबायली था। अच्छा। हाँ, और प्रकृति की पूजा का जोर था। इंद्र, अग्नि, वरुण देवता। महिलाओं की स्थिति भी ठीक ठाक थी, सम्मानजनक। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद, तो चीजें बदलती हैं। वर्ण व्यवस्था थोड़ी सख्त होने लगती है, निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आता है और यज्ञ, कर्मकांड ज्यादा महत्वपूर्ण और जटिल हो जाते हैं। और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी दौर में उपनिषद भी आते हैं जो कर्मकांड के बजाय ज्ञान पर जोर देते हैं, आत्मा ब्रह्म का चिंतन। ये एक बड़ा फर्क है। सही है। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 बड़े धर्म उभरते हैं जिनका बिहार से बहुत गहरा कनेक्शन है, जैन और बौद्ध धर्म। निश्चित रूप से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ वैशाली के पास कुंडग्राम में और निर्वाण हुआ पावापुरी में। दोनों जगह बिहार में है। हाँ। उनके सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। और गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में, बिहार में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ये बौद्ध धर्म का कोर है। और बिहार में तो कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। बिल्कुल। और बौद्ध संगीतियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय और चौथी कश्मीर में कनिष्क के समय। ये बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और फिर सम्राट अशोक। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। राजधानी पाटलिपुत्र थी, आज का पटना। मेगास्थनीज भी तो इसी समय आया था। जी हाँ, यूनानी राजदूत था वो चंद्रगुप्त के दरबार में। उसने इंडिका लिखी, जो उस समय के भारत के बारे में जानकारी का एक अहम स्रोत है। हालांकि ओरिजिनल पूरी नहीं मिलती। लेकिन अशोक का जिक्र खास है। कलिंग युद्ध के बाद उनका बदलना, वो एक टर्निंग पॉइंट था इतिहास में। 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। उसकी हिंसा देखकर अशोक का मन बदल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और फिर उन्होंने धम्म का प्रचार किया। हाँ, धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक और सामाजिक आचरण के सिद्धांत थे। शांति, अहिंसा, बड़ों का आदर, सहिष्णुता। उन्होंने इसे शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है। ज्यादातर ब्राह्मी में, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी भी मिलती है। और बिहार में जैसे लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है, या बराबर की गुफाएं जो उन्होंने आजीवक संप्रदाय को दान दी थी, ये सब अशोक के समय के हैं और बिहार से जुड़े हैं। मौर्यों के बाद कुषाण शासक कनिष्क का नाम आता है और गंधार कला का। ये क्या कनेक्शन है? देखिए, मौर्यों के पतन के बाद कई छोटे बड़े राज्य उभरे। उत्तर पश्चिम में कुषाण शक्तिशाली हुए।
कनिष्क उनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई कश्मीर में। और गंधार कला? गंधार कला इसी दौरान फली फूली। इसमें होता ये था कि विषय तो भारतीय होते थे, खासकर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां, लेकिन बनाने का स्टाइल यूनानी रोमन होता था। मतलब एक फ्यूजन था। समझ गया। और अब वो दौर जिसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त काल, क्या ये वाकई स्वर्ण था? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, इसे स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य और विज्ञान में बहुत उन्नति हुई। जैसे गणित में आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली दी, शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। खगोल विज्ञान में वराह मिहिर थे। साहित्य में कालिदास हुए जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत जैसे ग्रंथ लिखे। अच्छा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे शक्तिशाली शासक हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में तो नवरत्न थे कहते हैं। फाहियान भी तो इसी समय आया था। जी हाँ, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो हाँ, सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों को देखें तो इसे स्वर्ण युग कहना गलत नहीं है। ठीक है। प्राचीन भारत के आखिर में हर्षवर्धन का जिक्र आता है और नालंदा विश्वविद्यालय का। हर्षवर्धन 7वीं सदी के शासक थे, कन्नौज को राजधानी बनाया। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखी। हुएनसांग, वो भी तो इन्हीं के समय आया था। बिल्कुल। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया और उसने काफी विस्तार से यहाँ का वर्णन किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, वो इस समय तक ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। हुएनसांग ने वहाँ पढ़ाई भी की थी। पाल शासकों ने भी इसे संरक्षण दिया था बाद में। हाँ, धर्मपाल, देवपाल जैसे पाल शासकों ने नालंदा को काफी दान दिया, संरक्षण दिया। तो ये प्राचीन भारत की एक झलक हुई। अब मध्यकाल की तरफ चलते हैं। शुरुआत दिल्ली सल्तनत से 1206 से 1526 तक। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, कई वंश। हाँ, सल्तनत की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद घोरी का गुलाम था। उसे लाख बख्श भी कहते थे उसकी दानशीलता के लिए। कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। लेकिन असली संस्थापक तो इल्तुतमिश को मानते हैं। हाँ, क्योंकि उसने सल्तनत को कंसोलिडेट किया, राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया और उसने चांदी का टंका और तांबे का जीटल सिक्का चलाया। ये महत्वपूर्ण है। फिर रजिया सुल्तान का भी जिक्र आता है। बिल्कुल, पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक दिल्ली की गद्दी पर। यह अपने आप में बड़ी बात थी। फिर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, इनकी बाजार नियंत्रण नीति बहुत मशहूर है। हाँ, उसने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए और उसके सैन्य अभियान भी जबरदस्त थे। दक्षिण भारत तक उसने मालिक काफूर को भेजा, मंगोलों के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक रोका। और तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर फेल हुई। हाँ, जैसे राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना या वो सांकेतिक मुद्रा चलाना। इरादे शायद ठीक थे, पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो गई। और सल्तनत का अंत? लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हरा दिया और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अच्छा, लेकिन जब उत्तर में सल्तनत थी तो दक्षिण में भी एक बड़ा साम्राज्य था, विजयनगर। बिल्कुल। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी थी हम्पी, जिसके खंडहर आज भी देखने लायक हैं। इसमें सबसे महान शासक कौन हुए? तुलु वंश के कृष्णदेवराय। वो खुद बड़े विद्वान थे। तेलुगु में अमुक्त माल्यदा नाम का ग्रंथ लिखा, कला और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। और इनका पड़ोसियों से झगड़ा चलता रहता था। हाँ, उत्तर में बहमनी सल्तनत थी, जिससे विजयनगर का तुंगभद्रा दोआब के उपजाऊ इलाके के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा। ठीक है, और अब आते हैं मुगलों पर। 1526 से 1857 तक बाबर से शुरू होकर बाबर ने पानीपत 1526 में इब्राहिम लोधी को और खानवा 1527 में राणा सांगा को हराकर भारत में मुगल सत्ता पक्की की। उसकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जो उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। और फिर अकबर का काल तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, 1556 से 1605 तक उसने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। गुजरात, बंगाल, कश्मीर, दक्कन के कुछ हिस्से और प्रशासनिक सुधार भी किए। जैसे वो मनसबदारी सिस्टम। हाँ, मनसबदारी प्रणाली, जिससे सेना और प्रशासन चलता था। और राजा टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था, जिसे दहसाला बंदोबस्त कहते हैं। उसकी धार्मिक नीति, सुलह एक कुल,
भी काफी चर्चित है। बिल्कुल, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था, जहां अलग अलग धर्मों के विद्वानों से चर्चा होती थी। उसके दरबार में नवरत्न भी थे, जैसे टोडरमल, अबुल फजल, बीरबल। अकबर के बाद जहांगीर, उनके समय में चित्रकला का काफी विकास हुआ। हाँ, जहांगीर खुद चित्रकला का बड़ा शौकीन और पारखी था। उसके समय में मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। उसने न्याय की जंजीर भी लगवाई थी, और उसकी पत्नी नूरजहां का भी शासन में काफी दखल था। और फिर शाहजहां, मतलब ताजमहल। बिल्कुल, शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। ताजमहल तो है ही, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी ने बनवाए। और फिर औरंगजेब, साम्राज्य सबसे बड़ा था, लेकिन पतन भी शुरू हुआ। हाँ, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, लेकिन उसकी कुछ नीतियां, जैसे उसने जजिया कर फिर से लगा दिया और दक्कन में उसका लंबा और खर्चीला युद्ध, इन सब ने साम्राज्य को कमजोर किया। और उसी के समय मराठों, सिखों, जाटों के विद्रोह भी तेज हो गए। जी हाँ, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता और दक्कन नीति ने इन विद्रोहों को हवा दी, जो बाद में मुगल साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बने। इसी दौर में मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल, शिवाजी ने 17वीं सदी में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, छत्रपति की उपाधि ली और प्रशासन के लिए अष्टप्रधान नाम की एक मंत्री परिषद बनाई। और सिख धर्म को गुरु गोविंद सिंह ने एक सैन्य रूप दिया। हाँ, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत की थी। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसने सिखों को एक संगठित सैन्य और राजनीतिक शक्ति बना दिया। इस पूरे मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलनों का समाज पर क्या असर रहा, ये भी तो चल रहे थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। भक्ति आंदोलन ने सीधे ईश्वर से प्रेम और भक्ति के जरिए जुड़ने पर जोर दिया, कर्मकांडों और जाति पाति को चुनौती दी। संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, मीराबाई, ये सब इसी धारा के थे। और सूफी आंदोलन? सूफी आंदोलन इस्लाम के अंदर एक उदारवादी, रहस्यवादी धारा थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले या दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संत बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। इन दोनों आंदोलनों ने समाज को जोड़ने का काम किया। मध्यकालीन प्रशासन और संस्कृति की कुछ खास बातें अगर संक्षेप में बताएं। प्रशासन में मुगलों की मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था अहम थी। न्याय के लिए काजी होते थे। बादशाह दीवाने आम और दीवाने खास में दरबार लगाते थे। साहित्य में देखें तो अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी महत्वपूर्ण है। संगीत में तानसेन का नाम कौन नहीं जानता। और वास्तुकला की तो बात हमने की ही। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, ये सब मुगल शानो शौकत दिखाते हैं। चलिए अब आधुनिक भारत की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। हाँ, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया था व्यापार के लिए। उन्होंने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और सर थॉमस रो भी तो आया था जहांगीर के दरबार में। जी हाँ, 1615 में उसे व्यापारिक रियायतें मिली। धीरे धीरे कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। बॉम्बे उन्हें पुर्तगालियों से दहेज में मिला और कलकत्ता शहर की नींव जॉब चार्नोक ने रखी। ये उनके मुख्य केंद्र बन गए। लेकिन सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, फ्रांसीसी भी थे। उनके बीच लड़ाइयां हुई। कर्नाटक युद्ध। हाँ, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे 1746 से 1763 के बीच। ये असल में यूरोप में चल रही अंग्रेज फ्रांसीसी दुश्मनी का ही विस्तार था भारत में। कौन सा युद्ध निर्णायक रहा? तीसरा। उसमें 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इसके बाद भारत में फ्रांसीसी चुनौती लगभग खत्म हो गई। और फिर बंगाल में 2 बड़ी लड़ाइयां, प्लासी 1757 और बक्सर 1764। इन्होंने तो खेल ही बदल दिया। बिल्कुल। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। हालांकि इसमें मीर जाफर की गद्दारी का बड़ा हाथ था। इससे बंगाल पर अंग्रेजों का दबदबा कायम हो गया। लेकिन बक्सर को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। हाँ, क्योंकि बक्सर में अंग्रेजों ने किसी एक नवाब को नहीं, बल्कि बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना को हराया था। ये एक बड़ी सैन्य जीत थी। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि। हाँ, 1765 में।
इस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। यहीं से भारत में फैक्चुअल ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद तो अंग्रेजों ने एक एक करके बाकी शक्तियों को भी हराया, मैसूर, मराठे, सिख। जी हाँ, 4 मैसूर युद्ध हुए। चौथे में 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए मारे गए। फिर 3 अंग्रेज मराठा युद्ध हुए। 1818 तक मराठा शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और आखिर में 2 सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मतलब 19वीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। हाँ, लगभग 1818 तक यही स्थिति थी। सत्ता में आने के बाद उन्होंने यहाँ की प्रशासनिक और खासकर आर्थिक व्यवस्था में क्या बदलाव किया? उनका मुख्य मकसद था भारत से ज्यादा रेवेन्यू कमाना और ब्रिटेन के हितों को साधना। इसके लिए उन्होंने अलग अलग इलाकों में अलग अलग भू राजस्व प्रणालियां लागू की। जैसे बंगाल, बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें लगान जमींदारों के जरिए वसूला जाता था और रकम फिक्स थी। और बाकी जगह? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें सरकार सीधे किसानों रैयत से लगान लेती थी। और उत्तर भारत, पंजाब वगैरह में महलवारी व्यवस्था थी, जिसमें पूरे गांव या महल से सामूहिक रूप से लगान तय होता था। इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ किसानों का भारी शोषण, कर्ज बढ़ना, गरीबी। साथ ही भारत को ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का स्रोत बना दिया गया और ब्रिटेन में मशीनों से बना सस्ता माल यहाँ बेचा जाने लगा। इससे भारत के अपने छोटे उद्योग धंधे, कारीगर बर्बाद हो गए। इसे ही दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। इसी मुश्किल दौर में समाज सुधार की आवाजें भी उठी। राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, उन्हें आधुनिक भारत का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, एकेश्वरवाद पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और सती प्रथा के खिलाफ उनका काम तो बहुत महत्वपूर्ण था। जी हाँ, उनके लगातार प्रयासों और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक जीत थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम आता है। हाँ, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। इनके अलावा यंग बंगाल मूवमेंट था, बाद में आर्य समाज। 1875 दयानंद सरस्वती आया, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये सब समाज में सुधार लाने की कोशिशें थीं। अच्छा, 1857 के बड़े विद्रोह से पहले भी कुछ जर्मन विद्रोह हुए थे, खासकर बिहार झारखंड वाले इलाके में है। स्रोत बताते हैं ऐसा। हाँ, ये जानना जरूरी है। 1857 से ठीक पहले 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेता सिद्धो और कान्हू थे। ये बहुत बड़ा आदिवासी विद्रोह था। उससे भी पहले 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ये दिखाते हैं कि अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा पहले से जमा हो रहा था। और फिर आया 1857 का महाविद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसके कारण क्या थे? कारण कई थे। एक तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीतियां, जिससे किसान, कारीगर सब परेशान थे। दूसरे, सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल, जैसे सती प्रथा बंद करना या विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाना। इसे कई रूढ़िवादी भारतीय अपनी परंपराओं पर हमला मान रहे थे। ईसाई मिशनरियों को छूट देना भी एक कारण था। राजनीतिक कारण भी थे, जैसे वो लैप्स की नीति। हाँ, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे कई राज्यों को हड़प लिया गया था। और सैनिकों में भी असंतोष था। उनके वेतन, भत्ते, पदोन्नति को लेकर भेदभाव था और उन्हें समुद्र पार भेजा जाता था, जो उस समय धर्म के खिलाफ माना जाता था। और फिर वो चर्बी वाले कारतूस वाली बात आई। हाँ, वो तात्कालिक कारण बना। अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। विद्रोह कहाँ फैला? मेरठ से शुरू हुआ, फिर दिल्ली पहुंचा, जहां सैनिकों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। फिर कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का नाम बीपीएससी के लिए खास तौर पे याद रखना है। बिल्कुल, उन्होंने 80 साल की उम्र में गजब की वीरता दिखाई।
लेकिन विद्रोह आखिर में असफल रहा, क्यों? कई कारण थे। पूरे भारत में नहीं फैला, खासकर दक्षिण भारत और पंजाब काफी हद तक शांत रहे। देसी रियासतों के ज्यादातर शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोहियों के पास एक संगठित योजना और नेतृत्व का अभाव था। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और संसाधन थे। पर इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। हाँ, असर बहुत बड़ा हुआ। सबसे बड़ा नतीजा ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अच्छा। हाँ, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। तो ये एक बड़ा बदलाव था। अब भाग 2 पर आते हैं। 1857 के बाद से 1947 तक राष्ट्रीय चेतना का विकास और तेज हुआ होगा। बिल्कुल। 1857 ने ये दिखा दिया था कि संगठित होकर लड़ा जाए तो अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है। इसी पृष्ठभूमि में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना तो एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी। हाँ, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। शुरू में कांग्रेस में नरमपंथी या उदारवादी नेताओं का दबदबा था, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बानर्जी। ये लोग ब्रिटिश सरकार से अपील, याचिका, ज्ञापन के जरिए सुधारों की मांग कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने ही वो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसने बताया कि कैसे भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है। लेकिन फिर कांग्रेस में गरम दल भी उभरा। उससे पहले बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कारण बताया प्रशासनिक सुविधा, लेकिन असली मकसद था बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। बांटो और राज करो की नीति। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। हाँ, बड़े पैमाने पर विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। ये आंदोलन काफी प्रभावशाली रहा। और इसी माहौल में 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी। जी हाँ, ढाका में। इसका मकसद था मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना। शुरू में ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थी। फिर 1916-17 में होम रूल आंदोलन चला। ये क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में आयरलैंड की तर्ज पर भारत के लिए स्वशासन यानी होम रूल की मांग करते हुए ये आंदोलन चलाया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंकी। 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ था कांग्रेस और लीग के बीच। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोनों संगठन एक साथ आए और सरकार के सामने साझी मांगे रखीं। लेकिन इसी समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग को मान लिया, जिसके आगे चलकर गंभीर परिणाम हुए। और फिर 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारतीय राजनीति में गांधी युग शुरू हुआ। बिल्कुल। गांधी जी ने आते ही भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। उनका पहला बड़ा सार्वजनिक प्रयोग था 1917 में बिहार के चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह, नील किसानों के लिए। हाँ, वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर 3 कठिया प्रणाली थोपी गई थी, जो बहुत शोषणकारी थी। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और किसानों को इससे मुक्ति दिलाई। ये भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था। इसके बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हाँ, 1919-1924 के दौरान तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया। अली बंधु इसके मुख्य नेता थे। और फिर असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 के बाद पूरे देश में गुस्सा था। इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें सरकारी नौकरियों, उपाधियों, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शामिल था। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था। लेकिन इसे चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। हाँ, 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद अगला बड़ा आंदोलन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई 1930 में। बिल्कुल। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने 78 साथियों के साथ पैदल यात्रा की।
ये ब्रिटिश सरकार के कानूनों की शांतिपूर्ण अवज्ञा का प्रतीक बन गया। हाँ, अलग अलग जगहों पर नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, टैक्स देने से मना किया गया। फिर 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ। हाँ, इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, लेकिन वहां बात नहीं बनी। और फिर आजादी की लड़ाई का आखिरी बड़ा जन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हाँ, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगले ही दिन सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। ये एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह बन गया। लोगों ने खुद ही नेतृत्व संभाला। कई जगहों पर समानांतर सरकारें भी बनी। इसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। अच्छा, इस पूरे दौर में अंग्रेज कुछ कानून और सुधार भी ला रहे थे। हाँ, बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में उन्हें कुछ सुधार करने पड़े, जैसे 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल लाया गया। ये बांटो और राज करो का ही हिस्सा था। फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हाँ, इससे प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी लागू हुआ, मतलब कुछ विषय गवर्नर के पास और कुछ चुने हुए मंत्रियों के पास। ये भी नाकाफी था। और सबसे महत्वपूर्ण शायद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। बिल्कुल, ये एक बहुत लंबा और विस्तृत कानून था। इसने प्रांतों को स्वायत्तता दी, केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा जो लागू नहीं हो पाया। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय इस एक्ट से बहुत सी चीजें ली गईं। गांधी जी के आंदोलनों के साथ साथ एक क्रांतिकारी धारा भी तो चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। बहुत से युवा मानते थे कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी बनी। और भारत में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हाँ, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। सॉन्डर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंकना, उनका मकसद बहरों को सुनाना था। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे और भी कई क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस का रास्ता भी अलग था। हाँ, सुभाष बाबू पहले कांग्रेस में थे, फिर मतभेद होने पर उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। बाद में वे भारत से बाहर चले गए और 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज INA की कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया। और अंत में 1947 में भारत आजाद हुआ। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध ने 1939-45 ने ब्रिटेन को बहुत कमजोर कर दिया था। भारत में आजादी की मांग बहुत तेज हो चुकी थी। 1942 का क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारत का संविधान बनाया। लेकिन आजादी विभाजन के साथ आई। हाँ, दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे। अंत में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ये थी भारतीय इतिहास की एक लंबी यात्रा, सिंधु घाटी से लेकर स्वतंत्रता तक। हमने कोशिश की उन खास पड़ावों और घटनाओं को छूने की जो न सिर्फ दिलचस्प हैं, बल्कि BPSC जैसी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं की कहानी नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि समाज कैसे बदला, कौन सी ताकतें काम कर रही थीं और उनके क्या नतीजे हुए। स्रोतों में जो बातें बार बार पूछी गई हैं, जैसे BPSC में, वो हमें इशारा देती हैं कि किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें हम लेकर जा सकते हैं? देखिए, हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल की शहरी सभ्यता और वैदिक दर्शन से कहानी शुरू हुई, फिर मध्ययुगीन साम्राज्यों का बनना बिगड़ना, भक्ति सूफी आंदोलनों का सामाजिक ताने बाने पर असर, फिर ब्रिटिश राज आया जिसने भारत को राजनीतिक रूप से एक किया पर आर्थिक रूप से निचोड़ा, और फिर एक लंबा मुश्किल स्वतंत्रता संघर्ष जिसमें अलग अलग धाराओं ने योगदान दिया। इन सब ने मिलकर आज के भारत की शक्ल तय की है। और बिहार का जिक्र भी बार बार आया। बुद्ध, महावीर, अशोक, बाराबर गुफाएं, फिर बाद में कुंवर सिंह, चंपारण सत्याग्रह। हाँ, बिहार का इतिहास में एक खास स्थान रहा है। बिल्कुल। तो जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस पर सोचिएगा
इतिहास के ये जो अलग अलग दौर हमने देखे, ये संघर्ष, ये बदलाव, ये आज हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारी सोच को किस तरह से प्रभावित करते हैं? क्या अतीत की कोई चुनौती या कोई पैटर्न आज भी किसी न किसी रूप में हमारे सामने मौजूद है?